प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से। और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज शुरू करते हैं नया टॉपिक, नया विषय, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो कि आप सभी जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का ही युग है और टेक्नोलॉजी के कारण खूब विकास भी कर लिया है, लेकिन धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी के कारण स्वास्थ्य में भी निरंतर गिरावट आ रही है, क्योंकि कंप्यूटर, कहीं वायरस, सब ये हो रही है। फिर किसी का कोई खाता हैंग हो जाता है, किसी का कोई। चलो तो आज देखते हैं अपन ये क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो जब 21वीं सदी में जैसे ही प्रवेश किया, 21वीं सदी में प्रवेश करते नए संचार हैं, माध्यम हैं, डिजिटल प्रौद्योगिकी का अभ्युदय हुआ। मतलब धीरे धीरे विकास होने लग गया। और एक इस जो भी है टेक्नोलॉजी से मानव जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया। अब तक जो भी कार्य हैं, पहले जो कार्य होते थे वो दस्तावेज और परंपरागत जो भी कागजों से होता था, वह अब कंप्यूटर, जो पहले जो कार्य दस्तावेज और कागजों से होता था, वह कार्य अब कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक साधनों से होने लगा। जब यह प्रौद्योगिकी जब भी विकसित हुई तो उसके नवीनतम परिणाम भी सामने आने लग गए। जैसे नए नए अपराध होने लग गए, जैसे साइबर अपराध बढ़ने लग गए। और इस स्थिति में नई प्रौद्योगिकी को विनियमित एवं नियंत्रित किए जाने की भी एक आवश्यकता महसूस हुई। इसे ही कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2001, इसी का परिणाम है। चलो और क्या है देखते हैं। सूचना तकनीकी अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है और यह 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ था और 27 अक्टूबर 2009 को एक घोषणा था और इसे संशोधित भी किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संकल्प के बाद भारत ने मई 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित कर दिया था और 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के माध्यम से भी इसमें खूब संशोधित किया गया है, जिसे 23 दिसंबर को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। ये जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, ये संपूर्ण भारत में लागू है। तो अब इसके बाद क्या है, चलो देखते हैं। जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, मतलब इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, तो देखते हैं। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध कानूनी रूप से मान्य हैं। मतलब जो भी सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध कानूनी रूप से मान्य हैं। दूसरा क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर के लिए कानूनी मान्यता, डिजिटल हस्ताक्षर को भी कानूनी मान्यता दी गई है। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर के लिए सुरक्षा उपायों की भी जगह है। फिर क्या, अधिनियम के तहत पूछताछ आयोजित करने के लिए सहायक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है। ये क्या है, इसकी समस्त विशेषताएं। फिर क्या, अधिनियम के तहत एक साइबर नियामक और न्यायाधिकरण की स्थापना भी प्रावधान है इसके अंतर्गत। फिर इसके अलावा यह न्यायाधिकरण नियंत्रक या सहायक अधिकारी के आदेश के खिलाफ की गई अपीलों को भी संभाल लेगा। फिर इसके अंतर्गत और क्या क्या विशेषता है, साइबर अपील ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में ही संभव है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। फिर डिजिटल हस्ताक्षर तक एक असीमित क्रिप्टो सिस्टम और एक हैश फंक्शन का उपयोग करेंगे। इसके अंतर्गत ये समस्त बातें क्या हैं, इसके अंतर्गत दी गई हैं। यह अधिनियम भारत के बाहर किए गए अपराधों या उल्लंघन पर भी लागू होता है। फिर क्या, कोई भी यदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है और अन्य अधिकारी है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश कर सकते हैं और बिना वारंट के खोज और गिरफ्तार कर सकते हैं, ये भी इसके अंतर्गत दिया हुआ है। केंद्र सरकार और नियंत्रक को सलाह देने के लिए एक साइबर
विनिमय सलाहकार समिति के गठन के भी प्रावधान इसके अंतर्गत हैं। अब क्या है कि इस अधिनियम के क्या क्या उद्देश्य हैं, मतलब जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है इसके उद्देश्य क्या हैं, चलो देखते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्थानांतरण को कानूनी मान्यता देना इसका उद्देश्य है। फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स वगैरह हैं उनको विनियमित करना। फिर क्या, सरकारी विभागों या एजेंसियों में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने की सुविधा देना। किसी भी जानकारी या मामले के कानूनी प्रमाणीकरण की आवश्यकता के प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देना। डेटा के इलेक्ट्रॉनिक भंडारण की सुविधा। फिर क्या है, कानूनी स्वीकृति दें और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच धन के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करें। दूसरे शब्दों में यदि देखा जाए तो यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों जैसे डाटा है, रिकॉर्ड है, चित्र है, ध्वनि आदि जो इलेक्ट्रॉनिक या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर जनित माइक्रोचिप जिन्हें फ्लैट शीट भी कहा जाता है के रूप में स्टोर किए गए हैं, प्राप्त किए गए हों या भेजे गए हों, जो कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इस प्रकार यह केवल कागजी दस्तावेजों को मान्यता देने की कानूनी परंपरा से हटने का एक उल्लेखनीय चरण भी है। फिर क्या है कि अधिनियम का लागू होना, यह अधिनियम कब लागू हुआ और किस पर लागू होता है, किस पर नहीं लागू होता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। जो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है ये संपूर्ण भारत में लागू है और यह 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था और यह 17 अक्टूबर 2000 से प्रभाव में आया था। और इस पर देखें तो राष्ट्रपति की सहमति 9 जून 2000 को प्राप्त हुई और 9 जून 2000 के भारत सरकार के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। फिर इसका विस्तार तो बता ही दिया, इसका विस्तार भारत के संपूर्ण भारत पर है। जब तक अन्यथा उपबंधित न हो यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है। यह अधिनियम किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किए गए किसी अपराध या इसके अधीन उल्लंघन को भी लागू होता है, मतलब भारत के बाहर भी यदि उल्लंघन करता उस पर भी लागू होता है। लेकिन इस अधिनियम की कोई बात पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या सहव्यवहारों को लागू नहीं होती है। विनिर्दिष्ट दस्तावेज कौन सी बात, इस अधिनियम की कोई बात पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या सहव्यवहारों में लागू नहीं होती है। चलो अब देखते हैं इसके अंतर क्या है। अधिनियम का लागू होना तो ये हो गई, ये उन पर भी लागू है जो भारत के बाहर किए गए हैं, लेकिन यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा। किस किस पर लागू नहीं होगा देखते हैं। पराक्रम में लिखित है, पराक्रम में लिखित पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी पर भी लागू नहीं होता है। ट्रस्ट, वसीयत या अन्य साक्षी अचल संपत्तियों का अनुबंध, बिक्री या उपयोग सुविधा, संघीय सरकार द्वारा सूचित अन्य प्रकार से दस्तावेजों या लेन देन, इन पर लागू नहीं होता है। मतलब किन किन पर लागू नहीं होता है। पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 है, मान लो उसकी धारा में कोई भी यदि परिभाषित है पराक्रम में लिखित जो कि चेक से भिन्न है, जैसे मुख्तारनामा अधिनियम 1882 और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 3 में यथाप्राप्त परिभाषित कोई न्यास। फिर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की उपधारा 2 का जो खंड जय है, यथास्थिति कोई विल है जिसके अंतर्गत कोई अन्य वसीयत वेवन चाहे जिस नाम से हो जो भी है। फिर स्थावर संपत्ति या ऐसी संपत्ति किसी हित के विक्रय या हस्तांतरण के लिए कोई सुविधा, तो इसके अंतर्गत ये किन किन पर लागू नहीं होता है, ये बात भी इसके अंतर्गत क्लियर हो गई है। ठीक है, तो जैसे पराक्रम में लिखित से देखा जाए तो आदेशानुसार या वाहक को दे, जैसे कोई वचन है, विनिमय पत्र है या चेक पत्र है। इस प्रकार पराक्रम में लिखित में क्या क्या सम्मिलित किया गया है, जैसे वचन पत्र में है, विनिमय पत्र है, चेक है। फिर क्या है, ये वचन पत्र, ये सब बातें तो अपन ने उस एक्ट में पढ़ी ली थी, तो ये इन पर लागू होता है, इन पर लागू नहीं होता है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। और इसके क्या क्या विशेषताएं थी,
ये देख लिए ये इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। और आजकल जो कि आप पढ़ते ही हो, बहुत सारे साइबर क्राइम वगैरह खूब बढ़े हुए हैं। इनके यदि उद्देश्यों की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो भी व्यवहार हैं उनको विधिक मान्यता प्रदान करना, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेज जो भी हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना, उनको सुकर बनाना। और भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, बैंकरार बही साक्ष्य अधिनियम 1891, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 34 में जो भी संशोधन करना, ये समस्त बातें इसके क्या हैं, उद्देश्य हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।